वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी चैप्टर 7 क्लास 11 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पिछली वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑनरशिप फंड। इन ऑनरशिप फंड्स ऑनर्स फंड वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। लेट्स स्टार्ट। At first we have to know what is retained earning. रिटेन अर्निंग क्या होता है? ए कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल अर्निंग अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। एक कंपनी के जितने भी अर्निंग होती है, कंपनी अपने सारे अर्निंग को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। कंपनी की अर्निंग को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन सारे अर्निंग को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ए पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग, जो भी अर्निंग होता है उसका एक हिस्सा मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, उसको बिजनेस में रखा जा सकता है फॉर यूज ऑफ द फ्यूचर में यूज करने के लिए। दिस इज नॉन एज रिटेन्ड अर्निंग, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब मान लो एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपया कमाया, उसमें से 20 करोड़ रुपया डिविडेंड दे दिया, 20 लाख रुपया डिविडेंड दे दिया और 80 लाख रुपया रख लिया फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए, तो 80 लाख जो है 80 लाख जो है वह रिटेन्ड अर्निंग होगा। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यह एक तरह का इंटरनल फाइनेंसिंग है, इसको इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट को दोबारा से री इन्वेस्ट करना भी बोलते हैं। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लॉइंग बैक in an organization depends on many factors like net profit, dividend policy and age of the organization। ये 3 चीज पे डिपेंड करता है। कंपनी का जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट होगा उसका रिटर्न अर्निंग उतना ही ज़्यादा होगा। डिविडेंड की पॉलिसी कैसी है, अगर खुले हाथों से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओपन हैंडेड, तब तो बचेगा ही नहीं पैसा, लेकिन अगर क्लोज हैंडेड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा बचेगा। और एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा पुराना होगा उसका रिटेन्ड अर्निंग उतना ज़्यादा होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। रिटेन्ड अर्निंग एक बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ फंड है। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ टोटल कैपिटल ऑफ 50 लाख विच कंसिस्ट ऑफ 10% डेप्ट 20 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख एंड इक्विटी शेयर ऑफ 20 लाख। टैक्स का रेट 40% है। कंपनीज रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल इज 20%। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पूरा कंपनी का कैपिटल कितना लगा है? 50 लाख लगा है। 50 लाख का 20% उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? कंपनी का 10 लाख हुआ। उसमें से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है कंपनी को 2 लाख, उसके बाद बचेगा 8 लाख, उसमें से टैक्स पेमेंट करना है 3,20,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का आ गया 4,80,000। अब कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना तो कंपलसरी है नहीं, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कंपलसरी है। तो 8% यहाँ रेट है, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 लाख, तो यहाँ 8% होगा, यहाँ गलत दिया हुआ है। 8% ऑफ 10 लाख तो कितना होगा? 80,000। तो 4 लाख बचा, उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी ने डिसाइड किया कि हम कितना डिविडेंड देंगे, 2 लाख का कंपनी डिसाइड किया, तो 2 लाख बच गया। तो ये 2 लाख पैसा जो बच गया, यही क्या है? रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं? रिटेन अर्निंग के क्या फ़ायदे हैं? रिटेन अर्निंग जो है एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, मतलब आप इससे हमेशा ही पैसा ले सकते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें कोई खर्च नहीं पड़ता है। जैसे हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो हमें एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, या हम कहीं और से पैसा लेते हैं तो बहुत तरह के खर्च होते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं है, जिसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब नहीं होता है रिटेन अर्निंग में, क्योंकि अपना ही पैसा है, अपने ही पड़े हुए पैसे को हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई खर्च नहीं है। एज अ फंड्स आर जनरली इंटरनली देयर आर ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, आप इस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूज करें, कोई रोकने वाला नहीं है। इट एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉस। यह अनएक्सपेक्टेड लॉस को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लो आपके पास रिटर्न अर्निंग 50 लाख का है और करंट ईयर में आपको 5 लाख का लॉस हो गया, तो आपका ये लॉस दिखेगा ही नहीं। रिटर्न अर्निंग दिखेगा आपको कितना? 45 लाख दिखेगा, क्योंकि ये 50 लाख का जो रिटर्न अर्निंग है आपके 5 लाख के जो लॉस है उसको अब्जॉर्ब कर लिया।
तो बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी को लॉस हुआ है, तो क्योंकि इसने लॉस को एब्जॉर्ब कर लिया है। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। जिस कंपनी का रिटर्न अर्निंग जितना ज़्यादा होता है उसको अच्छी कंपनी मानी जाती है और उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है? रिटर्न अर्निंग बहुत ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारा जो शेयर होल्डर है वो नाराज़ हो जाएगा। वो सोचेगा कि हमारा जो डिविडेंड का पैसा है जो हमें एज अ डिविडेंड मिलना चाहिए था वह नहीं दे करके कंपनी उस पैसे को बचा के रख रही है, तो ये हमारे साथ जस्टिस नहीं है। तो इस कारण से शेयर होल्डर नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कम डिविडेंड मिल रहा है। ये एक अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है क्योंकि प्रॉफिट तो फ्लक्चुएटिंग है ना बिजनेस में, हमेशा प्रॉफिट होगा ये तो ज़रूरी नहीं है। तो हमेशा प्रॉफिट जब होगा नहीं तो हमेशा रिटर्न अर्निंग हम कर कैसे पाएंगे? तो एक फ्लक्चुएटिंग सोर्स ऑफ फंड है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म्स। इस पे तो कोई खर्च डायरेक्टली दिखता नहीं है, तो पता ही नहीं चलता है कि इस पे कोई खर्च है, तो सब फर्म को लगता है कि तो फ्री का फंड है, फ्री फंड है। तो दिस में लीड्स टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द फंड। इसके कारण ये फंड क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा यूज होता है, मतलब आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज होता है, मिस यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेयर। कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी शेयर इशू करके भी पैसा ला सकता है। द कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर इज नॉन एज शेयर कैपिटल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके कंपनी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगा के कंपनी का एक कैपिटल तैयार करते हैं जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो और हर आदमी जितना पैसा लगाया उसको शेयर, जितना पैसा जिसने लगाया है वो उसका शेयर है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। अब छोटे छोटे यूनिट्स में बटा है कैपिटल, और जो उसमें उस यूनिट को खरीद करके पैसा लगा रहा है कंपनी में वो शेयर होल्डर होगा। Each share has its nominal value. For example, a company can issue 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each. अब टोटल फेस वैल्यू 10 लाख, 10 लाख का शेयर अगर इशू कर रहा है, उसमें से कोई आदमी 50,000 शेयर खरीद सकता है, कोई 10,000 शेयर खरीद सकता है। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर। जो आदमी इस शेयर को होल्ड करता है, खरीदता है, उसको शेयर होल्डर कहते हैं। There are two types of share normally issued by company, equity share और preference share। दो तरह के शेयर कंपनी इशू करती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर से अगर पैसा रेज करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होता है। Equity share is the most important source of raising fund, long-term capital by a company. Equity share represent the ownership of the company and thus the capital raised by issue of such share is known as ownership capital or owners fund. Actually जो equity share होता है वही original share होता है, उसको ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है, और उस शेयर को जो आदमी खरीदता है वही कंपनी का असली मालिक होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ प्रीरिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी के बनने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि वो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करे। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को तो फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है, बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी जितना ज़्यादा अर्निंग करती है उन्हें उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। दे आर रेफर्ड टू एज अ रेसिडुअल ऑनर्स। इसको रेसिडुअल ऑनर्स भी बोलते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जितना पैसा बच जाता है सारा इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। Since they receive what the left, all the other claim on the company's income and assets have been settled. कंपनी का जितना ड्यूज है, कंपनी सारे ड्यूज सेटल करने के बाद जो प्रॉफिट में से बच गया वह इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, इसलिए इसको रेसिडुअल ऑनर भी कहते हैं। दे एंजॉय द रिवार्ड्स एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ऑनरशिप। अब ये रिवार्ड भी इसको मिलता है क्योंकि कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा सब कुछ देने के बाद वो सारा इसी का है, तो एक तरह से रिवार्ड है, लेकिन ये रिस्क भी है, अगर कुछ नहीं बचा तो इसका लॉस भी होता है। देयर लाइबिलिटी हाउएवर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। पहले ही बताया था आपको कि कंपनी लिमिटेड होती है, तो कंपनी जब लिमिटेड होगी तो जितनी लाइबिलिटी, जितनी पैसा आपने लगाया है कंपनी में एज अ शेयर, बस उतने के लिए ही आप लाइबल हैं। फर्दर थ्रू द राइट्स थ्रू वोट्स दिस शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के मैनेजमेंट में वोट दे के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको वोटिंग राइट होती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के फायदे हैं।
इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर का सर्टिफिकेट कैसा दिखता है? शेयर सर्टिफिकेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, एंटाइटल टू प्रोराटा डिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 1995 इफ एनी डिक्लेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1994। इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹10, 10 रुपये का शेयर है। अमाउंट पेड अप पर शेयर कितना देना है? 10 रुपया देना है। किसको इशू किया गया है? यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। कितना शेयर इशू किया गया है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बॉट, कितना शेयर खरीदा गया है? 5 ओनली। तो एक तरह से शेयर सर्टिफिकेट है इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर से पैसा ले करके बिजनेस करना, मतलब इशूइंग इक्विटी शेयर, फंड रेजिंग फंड थ्रू इशूइंग इक्विटी शेयर से हमें क्या फ़ायदा है? मेरिट्स क्या है इसके? सबसे पहला मेरिट से है, जो आदमी रिस्क लेना चाहता है और ज़्यादा रिटर्न चाहता है उसको फ़ायदा है, क्योंकि इक्विटी शेयर में रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपल्सरी तो है नहीं, देयरफॉर देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट। अब इक्विटी शेयर पहले बता दिए रेसिड्यूअल ऑनर है, तो इसको डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है, तो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है। इक्विटी कैपिटल सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल। एक कैसा कैपिटल है? परमानेंट कैपिटल है। कंपनी अपने लाइफ टाइम तक इसको यूज कर सकता है। स्टैंड लास्ट लिस्ट ऑफ द क्लेम, इट प्रोवाइड अ कुशन फॉर क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जब वाइंडिंग अप होगी, फाइनली जब कंपनी बंद होगी, कंपनी का लाइफ खत्म हो जाएगा, तो जितने भी ड्यूज होंगे सब इसी शेयर से पेमेंट किए जाते हैं। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दिनेस टू द कंपनी। इक्विटी कैपिटल से कंपनी का गुडविल जो है मार्केट में बढ़ता है। एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स, जो भी लोन देने वाले लोग होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंट होता है कि इस कंपनी के पास इक्विटी शेयर का बहुत पैसा है, तो हमारा लोन डूबेगा नहीं। फंड कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर विदाउट क्रिएटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बिना एसेट्स को गिरवी रखे इक्विटी शेयर इशू किया जा सकता है, तो कंपनी का एसेट्स भी फ्री रहता है। द एसेट ऑफ द कंपनी फ्री टू बी मॉर्टगेज फॉर द पर्पज ऑफ बोरोइंग इफ द नीड्स बी। अब इक्विटी शेयर इशू किए तो आपको एसेट तो गिरवी रखना नहीं है, तो आपके एसेट फ्री है, आप कभी भी लोन लेना चाहें तो उस एसेट को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट पे डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होती है। कंपनी का जो भी डिसीजन लेना होता है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो की रोल प्ले करते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का कुछ डिमेरिट्स भी है। क्या लिमिटेशंस है? इन्वेस्टर्स हु वांट स्टडी इनकम रेजिंग प्रेफर प्रेफरेंस शेयर। अब जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, हमेशा एक जैसा इनकम चाहिए, वो इक्विटी शेयर को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इक्विटी शेयर में तो फ्लैक्चुएटिंग रिटर्न मिलता है। इक्विटी शेयर में फ्लैक्चुएटिंग रिटर्न मिलता है। अब इक्विटी शेयर को रेजिंग करने का, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठाने के लिए जो खर्च पड़ता है वो दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा पड़ता है। अगर आप एडिशनल इक्विटी शेयर इशू करते हैं, पहले से मान लो इक्विटी शेयर इशू है और एडिशनल इक्विटी शेयर इशू करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं पहले से, उनका वोटिंग पावर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। मोर फॉर्मेलिटी एंड प्रोसीड्यूरल डिले आर इन्वॉल्व वाइल रेजिंग शेयर्स थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से अगर आप पैसा उठाना चाहते हैं मार्केट से, तो आपको बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कंपनी एक्ट का, तो उसको लेंदी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? द कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय अ प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन 2 वेज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से फिक्स डिविडेंड मिलता है बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी पैसा देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। रिसीव देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ द कंपनी क्रेडिटर हैज बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जैसे अब कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी जब अपना सारे क्रेडिटर्स को पैसा वापस करेगी, उसके बाद कंपनी का जो भी पैसा बचेगा उसमें से सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। उसके बाद अगर पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये इसको प्रेफरेंस मिलता है। 2 चीज़ का प्रेफरेंस है, डिविडेंड का और रिटर्न ऑफ कैपिटल का। इन अदर वर्ड्स, as compared to the equity shareholder, the preference shareholder may have preferential claim over dividend and repayment of capital। मतलब इसको 2 तरह का प्रेफरेंस मिलता है। एक तो आपको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा और दूसरा आपका कैपिटल भी सबसे पहले रिटर्न होगा।
इसलिए दोनों तरह का प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर रिसेंबल डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर देखने में कैसा लगता है? यह देखने में डिवेंचर की तरह लगता है, क्योंकि डिवेंचर में भी फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और इसमें भी फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। Also, as the dividend is payable only at the discretion of the directors and only out of profit after tax, to that extent this resemble equity shareholder। अब इसमें ये दोनों तरह का फीचर है, प्रेफरेंस शेयर में दोनों तरह का फीचर है। एक तो इसको फिक्स्ड रिटर्न मिलना है, तो फिक्स्ड रिटर्न मिलना है तो ये डिवेंचर की तरह हो गया, लेकिन इसमें सारे प्रॉफिट में से सारे क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद मिलना है, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर की तरह ही भी हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कुछ दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विटी शेयर का भी और डिवेंचर का भी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स एंजॉय नहीं करते। वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कई तरह के होते हैं। डिविडेंड की राइट के हिसाब से देखा जाए तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, आपको जो डिविडेंड होता है वो आपके शेयर्स के अमाउंट के साथ ऐड कर दिया जाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव में ऐड नहीं किया जाता है। कन्वर्ट करने के ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल। मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर किसी दूसरे इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, उसको कन्वर्टिबल बोलेंगे, और नहीं हो सकेगा तो उसको नॉन कन्वर्टिबल बोलेंगे। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वैसे वोटिंग राइट नहीं मिलती है, लेकिन अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कंपनी अगर वोटिंग राइट दे रही है प्रेफरेंस शेयर, उसको पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे, और नहीं दे रही है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसा दिखता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट, आपने किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो आपको शेयर सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा, वैसे शेयर सर्टिफिकेट आप तो डीमेट अकाउंट में आ रहे हैं, लेकिन अगर जिस समय हार्ड कॉपी दिया जाता था शेयर सर्टिफिकेट का तो इस तरह दिखता था। ये शेयर सर्टिफिकेट हो गया, ये प्रेफरेंस शेयर का। मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का क्या मेरिट है? प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबल स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, सेफ रहेगा, तो ये आपके लिए फ़ायदा हो गया। प्रेफरेंस शेयर आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न विथ कंपेरेटिव लो रिस्क। यह ऐसे इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जिसको रिस्क भी कम चाहिए और रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर पे जो कंट्रोल है उसको कोई अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास वोटिंग राइट भी नहीं होती है। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर may enable company to declare higher rate of dividend for the equity shareholder in good time। कंपनी का जब अच्छा समय चल रहा होता है, कंपनी ज़्यादा कमा रही होती है, उस समय से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स पैसा देना है, तो जितना पैसा बच गया वो सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है, तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट्स फॉर रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बंद हो रही होगी उस समय जब पैसा वापस करने की बात होगी और इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों लाइन में खड़े होंगे, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद अगर पैसा बच जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। प्रेफरेंस कैपिटल डू नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट्स पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं होता है, कंपनी का एसेट फ्री होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को अगर नहीं पेमेंट कर पाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो आप एसेट बेच के पेमेंट करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न। जो रिस्क लेना चाहता है और ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें तो रिटर्न मिलेगा लेकिन वो फिक्स होगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, और रिस्क भी इसमें कम होता है। प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट पे जितना अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर का रहता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद वो अधिकार कम हो जाता है, क्योंकि वो अधिकार अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी बढ़ जाता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये एक नुकसान है, डिवेंचर से आप अगर पैसा लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर से अगर पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये एक नुकसान होता है कंपनी के लिए। एज द डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट। कंपनी जब पैसा कमाएगी तभी उसे डिविडेंड देना है, ऐसे नहीं देना है। देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, इसीलिए इन्वेस्टर को कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं मिलता है। दस दिस शेयर्स मे नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है।
द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम द प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस। जो डिविडेंड हम पे करते हैं उसको प्रॉफिट से माइनस नहीं किया जाता है एज एक्सपेंस, तो इसीलिए नो टैक्स सेविंग एज इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में कैश टैक्स सेविंग होता है, लेकिन डिविडेंड इसमें प्रेफरेंस शेयर में कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है, क्योंकि यह इसका जो डिविडेंड पेमेंट करते हैं वो कंपनी के पीएल अकाउंट से माइनस नहीं होता है एज एक्सपेंसेस, तो इससे टैक्स का भी कोई फायदा नहीं है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है। वोटिंग राइट की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है। रिस्क की बात करें तो इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें कम रिस्क होता है। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो ये फ्लैक्चुएट होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, घटेगा तो कम मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो एकदम नहीं मिलेगा। लेकिन पर प्रेफरेंस का है, फिक्स्ड है कि प्रॉफिट अगर हुआ तो उसे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल में इक्विटी शेयर होल्डर का रोल है, लेकिन प्रेफरेंस होल्डर कंपनी को कंट्रोलिंग नहीं करती है। इस तरह हम लोगों ने आज देखा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। इसी के साथ ही ऑनर्स फंड में रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।